हाँ बेटा, तो फिस्कल डेफिसिट से हम लोग क्या समझते हैं? फिस्कल डेफिसिट से हम लोग ये समझते हैं भाई कि हमारी कंट्री में जो टोटल डेफिसिट होने वाला है आने वाले ईयर में, उसी को फिस्कल डेफिसिट कहा जा सकता है। टोटल डेफिसिट का मतलब यहाँ पे है कि यहाँ मैं जिन एक्सपेंडिचर की बात कर रहा हूँ वो टोटल एक्सपेंडिचर है, जिसमें कैपिटल भी आ गए, रेवेन्यू भी आ गए। यहाँ मैं जिन रिसीट्स की बात कर रहा हूँ वो टोटल रिसीट है, जिनमें कैपिटल भी आ गई, रेवेन्यू भी आ गई। ठीक है, तो याद रखें, फिस्कल डेफिसिट जो है, जैसे कल हमने रेवेन्यू डेफिसिट पढ़ा, तो बच्चों रेवेन्यू डेफिसिट जो है वो तो सिर्फ एक पार्ट है। ओके, जो टोटल डेफिसिट होता है उसका एक हिस्सा है, लेकिन उसका एनालिसिस होना बहुत जरूरी है, ताकि हमें ये पता लग जाता है कि देखो यार, गवर्नमेंट इतनी मिजरेबल कंडीशन में है कि वो अपने डे टू डे एक्सपेंसेस भी पूरे नहीं कर पा रही। फिस्कल डेफिसिट आपका ओवरऑल डेफिसिट है, ठीक है, लेकिन ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसमें आती है कि फिस्कल डेफिसिट ओवरऑल डेफिसिट तो है, लेकिन इस फिस्कल डेफिसिट में जब आप रिसीट्स के बारे में सोचते हो, और रिसीट्स में भी जब कैपिटल रिसीट की बात होती है, तो बेटा इसमें क्या छोड़ दिया जाता है? कल हमने डिस्कस किया था, बोरोइंग्स को छोड़ दिया जाता है। बोरोइंग्स को हम नहीं लेते इसमें, ठीक है। और बोरोइंग्स को क्यों नहीं लेते, इसका रीजन मैंने कल समझा दिया था, ठीक है। एक कॉमन सेंस वाला इंसान अगर बजट अपना सर बनाता है, अगर एक कॉमन सेंस वाला इंसान अपना बजट बनाता है, तो वो कभी भी लोन लिए हुए पैसे को रिसीट नहीं मानेगा, और अपने बजट में उसको इंक्लूड करते हुए डेफिसिट या सरप्लस डिसाइड नहीं करेगा। ये कॉमन सेंस वाली बात है, इसलिए बोरोइंग्स को यहाँ पे छोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो अगर एक फिस्कल डेफिसिट की डेफिनेशन हमें बनानी हो, तो डेफिनेशन क्या बनेगी? जैसे रेवेन्यू डेफिसिट की डेफिनेशन क्या थी बच्चों? द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसीट्स। ओके, उसी तरह से यहां बनेगी द एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसीट्स, जिसमें टोटल रिसीट के अंदर एक चीज हम छोड़ देंगे जो मैंने कल बताया था, बोरोइंग्स को हम लोग छोड़ देंगे, ठीक है। तो जरा एक बार ध्यान से देखो इसकी डेफिनेशन क्या। Fiscal deficit refers to excess of total expenditure over total receipt. टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा है, टोटल रिसीट कम है, तो ये डेफिसिट है। लेकिन टोटल रिसीट के अंदर याद रखें, हमने क्या छोड़ दिया है? बोरोइंग्स को छोड़ दिया ड्यूरिंग द गिवन फिस्कल ईयर, ठीक है। ये याद रखने की बात है। अच्छा, अब इसके बाद इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी और, कि फिस्कल डेफिसिट जो है ना, ये ज्यादा कंप्रहेंसिव व्यू देता है आपको। ऐसा क्यों बेटा? क्योंकि यहाँ पे मैं ओवरऑल बात करता हूँ, यहाँ पे हम टोटल की बात करते हैं, रिसीट्स भी टोटल लेते हैं और एक्सपेंडिचर भी टोटल लेते हैं, तो ये आपको एनालिसिस करने के लिए ज्यादा कंप्रहेंसिव व्यू देता है, ठीक है। इट इज वाइडली यूज्ड एज बजटरी टूल फॉर एक्सप्लेनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द बजटरी डेवलपमेंट्स इन इंडिया। और यही वो डेफिसिट है बच्चों जो ज्यादातर एनालिसिस में हमारे यहाँ पे काम में लिया जाता है, और जिससे हम बजट का डिसीजन लेते हैं कि भाई बजट सही है, अच्छा है, बुरा है, क्या कमी है, और कैसे इस डेफिसिट को पूरा किया जाए। जो मैटर ज्यादा करता है वो फिस्कल डेफिसिट करता है, ठीक है। तो फिस्कल डेफिसिट कुछ और नहीं है। जैसे रेवेन्यू डेफिसिट में हमने बात की थी, ओनली गवर्नमेंट अपने डेली के खर्चे चला पा रही है या नहीं चला पा रही है, तो यहाँ पे अगर हमें बोलना पड़े तो हम क्या बोलेंगे कि गवर्नमेंट पूरी कंट्री के ओवरऑल खर्चे चला पा रही है या नहीं चला पा रही है, ओवरऑल होने वाली रिसीट से, ठीक है। लेकिन हाँ, ये याद रखें कि जो रिसीट होती है उसके अंदर हम क्या छोड़ देते हैं? बोरोइंग्स को छोड़ देते हैं। कल मैंने बताया था कि यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है फिस्कल डेफिसिट का, जरा ध्यान से देखना। फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट। और ये तुमको पता होना चाहिए, टोटल एक्सपेंडिचर में आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर भी आता है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी आता है, ठीक है। दोनों को यहां पे काउंट किया जा रहा है। और टोटल रिसीट में आपके कैपिटल रिसीट भी आती है और रेवेन्यू रिसीट भी आती है। और कैपिटल रिसीट के अंदर तुम्हें याद होगा बेटा, बोरोइंग, रिकवरी ऑफ लोन, डिसइन्वेस्टमेंट और स्मॉल सेविंग, ये 4 आइटम आते थे। बाकी 3 तो हम लेंगे, लेकिन एक आइटम हम लोग छोड़ देंगे, वो है बोरोइंग। तो बोरोइंग को छोड़ के बाकी जितनी कैपिटल रिसीट है वो हम लोग यहाँ पे लेंगे। अच्छा, ये भी तुम्हें पता होना चाहिए कि कैपिटल रिसीट जो है, अगर उसमें से बोरोइंग्स को हटा दिया जाए तो बेटा इसको क्या कहा जाएगा? क्या मैंने कल बताया था? किसी को याद है कि कैपिटल रिसीट्स में से अगर हटा दिया जाए बोरोइंग्स को, तो उन कैपिटल रिसीट्स को क्या बोलते हैं?
कोई बताओ? नॉन डेट जनरेशन कैपिटल। वेरी गुड, नॉन डेट जनरेटिंग कैपिटल रिसीट्स, ऐसी कैपिटल रिसीट जिनसे कोई उधारी नहीं बन रही है आपकी, कोई लोन नहीं बन रहा है। वेरी गुड, ठीक है। तो अगर कैपिटल रिसीट में से बोरोइंग्स को हटा दिया गया तो बेटा वो क्या बन जाती है? नॉन डेट जनरेटिंग। ओके, जिससे डेट का जनरेशन नहीं होगा। ओके, और इसी बात को मैं थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा। और बेटा अब आता है थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो तुम्हें याद रखना है, जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में भी, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में भी हमारे काम आएगा। ठीक है, अब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में एक बड़ी जरूरी चीज है जो हमें वो देता है बार बार। बेटा कई बार इस चैप्टर में आगे तुम देखोगे अभी कि बोरोइंग्स जो है ना वो लिखा हुआ आएगा, और बोरोइंग्स को ही आप फिस्कल डेफिसिट मानोगे, या फिस्कल डेफिसिट लिखा हुआ आ रहा है तो उसी को तुम बोरोइंग मान लोगे। बोरोइंग को ही फिस्कल डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट को ही बोरोइंग हम मानते हैं। और ऐसा क्यों होता है मैं तुम्हें बताता हूँ। बेटा जब भी फिस्कल डेफिसिट पूरा होता है, तुम्हें याद होगा जब हम लोगों ने रेवेन्यू डेफिसिट पढ़ा था, तो उस डेफिसिट को पूरा कैसे किया जाए उसके तरीके हमने देखे थे, है ना, 4 वेज ऑफ मैनेजिंग रेवेन्यू डेफिसिट। बेटा फिस्कल डेफिसिट को पूरा कैसे किया जाए इसके दो तरीके होते हैं, मैं तुम्हें बताता हूँ। फिस्कल डेफिसिट को पूरा करने के दो तरीके होते हैं। फाइनेंसिंग ऑफ फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट पूरा करने का पहला तरीका है बोरोइंग। अगर आपको फिस्कल डेफिसिट हो रहा है, अगर आपकी इकोनॉमी में फिस्कल डेफिसिट है, आने वाले साल में ज्यादा फिस्कल डेफिसिट है, तो आप क्या करोगे? फिस्कल डेफिसिट होने पर गवर्नमेंट को एक ही रास्ता दिखता है, सबसे अच्छा रास्ता भी यही माना जाता है कि गवर्नमेंट क्या कर ले? बोरोइंग्स कर ले। ठीक है, लोन ले ले। अब गवर्नमेंट जब बोरोइंग करती है ना, तो बोरोइंग करने से नुकसान क्या होता है ये अभी हम इम्प्लीकेशन में देखेंगे कि फिस्कल डेफिसिट होने से और उसके लिए बोरोइंग जब आप करते हो सॉल्यूशन के तौर पे, तो उसका नुकसान क्या होता है? आप डेट ट्रैप में फंस जाते हो। डेट ट्रैप होता है जिसमें एक बार फंसने के बाद इकोनॉमी का निकलना बड़ा मुश्किल होता है, आप उसमें फंस जाते हो। ठीक है, तो पहला तरीका तो क्या होता है? बोरोइंग। दूसरा तरीका क्या होता है भाई? दूसरा तरीका होता है, इसको कहते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। पढ़ेंगे हम ये लास्ट में, या मैं सोच रहा हूँ पहले पढ़ा दूं उसको। डेफिसिट फाइनेंसिंग, फिस्कल डेफिसिट को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट कई बार आरबीआई के पास जाती है और आरबीआई से कहती है कि क्यों ना हम नए नोट छाप लें, क्यों ना हम नई मनी प्रिंट कर लें। उससे क्या होगा? उससे गवर्नमेंट को फाइनेंसिंग के लिए मनी मिल जाएगी और इस डेफिसिट को पूरा किया जा सकेगा। लेकिन डेफिसिट तो पूरा हो जाएगा, लेकिन अब तुम लोग मनी एंड बैंकिंग पढ़ के आए हो, बताओ अगर नई मनी छाप दी गवर्नमेंट ने या आरबीआई ने, तो इसका नुकसान क्या होगा? आंसर दो मेरे को, क्या हो जाएगा इकोनॉमी में? इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन हो जाएगा। कैसे? अगर आरबीआई नई मनी छाप देगी ना, तो बेटा इससे क्या होगा? मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगा मार्केट में, और मनी सप्लाई इंक्रीज होने से इन्फ्लेशनरी स्पाइरल में इकोनॉमी चली जाएगी। ठीक है, तो ये होता है डेफिसिट फाइनेंसिंग। ये दो तरीके होते हैं फिस्कल डेफिसिट को पूरा करने के लिए। लेकिन इन दोनों तरीकों में सबसे ज्यादा जो अच्छा तरीका माना जाता है ना, वो है बेटा बोरोइंग। कि चलो कोई बात नहीं यार, ट्रैप में फंसेंगे तो फंसेंगे, लेकिन लोन लेने से कोई नुकसान तो नहीं है। कम से कम लोन लेने से आप किसी इन्फ्लेशन को तो आप बढ़ावा नहीं दे रहे हो। लेकिन दूसरा तरीका ऐसा है जिससे इन्फ्लेशन हो जाता है, इसलिए गवर्नमेंट इसको प्रेफर नहीं करती है, ये तरीका ज्यादा नहीं आजमाया जाता है। लेकिन बोरोइंग्स एक बहुत कॉमन तरीका है फिस्कल डेफिसिट को फाइनेंस करने का। तो फिस्कल डेफिसिट पूरा करने का सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है अगर एग्जाम में आ जाए, तो वो बोरोइंग्स है। ओके, गवर्नमेंट बोरोइंग करती है। लेकिन एक बात ध्यान रखना बेटा, ये भी बहुत बारीकी का पॉइंट यहाँ पे आ जाता है। बोरोइंग किससे? आरबीआई से नहीं, ये याद रखना। आरबीआई से अगर आप बोरोइंग कर रहे हो ना, तो बेटा आरबीआई तो आपको नई मनी छाप के देगा, ये बात ध्यान रखना। अगर गवर्नमेंट किससे बोरो करती है? आरबीआई से। तो आरबीआई से बोरो करने का मतलब ही यही है कि आपको नई मनी वो प्रिंट करके देंगे, तो इन्फ्लेशन तो आना ही आना है। लेकिन हम यहाँ पे बोरोइंग की किससे बात कर रहे हैं? जो हमारे कमर्शियल बैंक्स हैं या फिर जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। मतलब यहाँ पे आप वो पैसा उठाओगे जो ऑलरेडी सर्कुलेशन में है। बात समझ में आ गई? उससे फायदा ये होगा कि डेफिसिट भी पूरा हो जाएगा और मनी सप्लाई भी मार्केट में नहीं बिगड़ेगा। ओके, ये बोरोइंग होता है। लेकिन डेफिसिट फाइनेंसिंग को अगर तुम बोरोइंग बोलोगे, बोल सकते हो, इसका एक नाम तुम ये भी रख सकते हो, बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई।
लेकिन इसको प्रेफर नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि आरबीआई से लोन लेने का मतलब ही यही है कि आप नई करेंसी टाइप करवा रहे हो, प्रिंट करवा रहे हो, और नई करेंसी प्रिंट करवाने में आप इन्फ्लेशन को बुलावा देते हो, ये सीधी सी बात। ठीक है, तो बेटा इस बात का ध्यान रखना। और मेरे मन में आ रहा है, चलो एक बार ऐसा करते हैं कि फिस्कल डेफिसिट से कैसे निपटा जाए, ये हम लगे हाथ पढ़ ही लेते हैं। ठीक है, तो चलो एक बार हम देख लेते हैं सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट को पूरा कैसे किया जाए, कैसे मैनेज किया जाए, इसके दो तरीके हैं। नंबर वन है बोरोइंग्स। पढ़ो क्या लिखा है, फिस्कल डेफिसिट कैन बी मेट बाय बोरोइंग्स फ्रॉम इंटरनल सोर्सेस। अब इंटरनल सोर्सेस में कौन आता है? पब्लिक आती है, कमर्शियल बैंक्स आते हैं। पब्लिक से भी आप पैसा ले सकते हो, मतलब अल्टीमेटली आपको कौन सा वाला पैसा उठाना है, जो सर्कुलेशन में है वो उठाना है। ठीक है, और द एक्सटर्नल सोर्सेस, एक्सटर्नल सोर्सेस में कौन आता है? फॉरेन गवर्नमेंट्स आते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं। इनसे अगर आप उधार लेते हो, बोरोइंग्स करते हो, और इन बोरोइंग्स को अगर आप काम में ले लेते हो अपने डेफिसिट को पूरा करने में, डेफिसिट पूरा करने का मतलब समझते हो ना? जैसे गवर्नमेंट को पता लग गया कि 100 करोड़ रुपीज का फिस्कल डेफिसिट है, इसका मतलब क्या है कि आने वाले साल में 100 करोड़ के आपके खर्चे ज्यादा होने वाले हैं, रिसीट कम होने वाली है। तो आप क्या करोगे अभी से? आप अभी से बोरो कर लोगे उस मनी को कि यार आने वाले टाइम में तो कम पड़ने वाला है, चलो 100 करोड़ क्या कर ले, हम बोरो कर लें और हम बजट को कैसे भी करके बैलेंस करने का ट्राई करें। जो अभी डेफिसिट बजट है उसको हम बैलेंस करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, तो आप सॉल्यूशन के लिए ये तरीका आजमाते हो। तो पहला तरीका तो बोरोइंग्स का है, जहां पे लोन लिया जाता है। लेकिन मैंने काम की बात क्या बताई, याद रखना, ये बोरोइंग किससे है? आरबीआई से नहीं है, ये है पब्लिक से या कमर्शियल बैंक से, या फिर ऑर्गेनाइजेशंस जो आपके हैं, या फिर फॉरेन गवर्नमेंट्स, उनसे लोन लिया जाता है, उसको बोरोइंग्स कहते हैं। दूसरा तरीका होता है बच्चों डेफिसिट फाइनेंसिंग। और डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब क्या होता है? डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब है कि जो आपको डेफिसिट है उसको फाइनेंस करवा रहे हो आप, और किससे? आरबीआई से। तो आरबीआई से आप इसका लोन ले लेते हो और आरबीआई को कहते हो यार नई करेंसी छाप दो। और जब आरबीआई को आप कहते हो नई करेंसी छाप दो, तो बेटा उससे क्या आ जाता है? इन्फ्लेशन आ जाता है मार्केट में। ओके, जरा पढ़ो एक बार क्या मतलब है इसका। गवर्नमेंट में बोरो फ्रॉम आरबीआई अगेंस्ट इट्स सिक्योरिटीज टू मीट फिस्कल डेफिसिट। अब ये भी पक्की बात है कि गवर्नमेंट अगर करवाएगी ना, अगर फाइनेंसिंग करवाएगी, तो बदले में गोल्ड और फॉरेन एक्सचेंज रखते हैं, ऐसे नहीं प्रिंट करवाते हैं हम नई मनी को, है ना? बदले में कुछ ना कुछ रखा जाता है। लेकिन फिर भी कुछ भी रखो, आरबीआई से पैसा लेते हो तो वो नया पैसा है, ये पक्की बात है। आरबीआई ऐसा नहीं करेगा बेटा कि किसी कमर्शियल बैंक से उठा के आपको देगा, या कमर्शियल बैंक का जो सीआरआर वगैरह पड़ा है उसमें से निकाल के आपको दे देगा। याद रखना, आरबीआई गवर्नमेंट को जब मनी देती है तो वो नई नवेली करेंसी होती है, एकदम प्रिंट की हुई, ताजी ताजी गरम गरम। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अच्छा, दूसरा तरीका हम ये पढ़ रहे हैं डेफिसिट वाला, ये रिस्की है, ये मैं बता चुका हूं। रिस्की क्यों है? क्योंकि बेटा इससे इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। ओके, आरबीआई इश्यूज न्यू करेंसी फॉर दिस पर्पस। दिस प्रोसेस इज नोन एज डेफिसिट फाइनेंसिंग, इसी को हम डेफिसिट फाइनेंसिंग कहते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि बोरोइंग्स और डेफिसिट फाइनेंसिंग, इन दोनों में से सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, और गवर्नमेंट को क्या प्रेफर करते हो आप लोग? अगर आप सजेस्ट करो गवर्नमेंट को तो क्या करोगे दोनों में से? तो आप गवर्नमेंट को सजेस्ट करोगे बोरोइंग। इसमें एक लाइन लिख देना बेटा, ये लिखना कि वैसे तो दोनों ही बुरे हैं, क्योंकि देखो दोनों की अपनी अपनी कमी है। बोरोइंग जो है ना, ये आपको डेट ट्रैप में फंसाता है, डेट ट्रैप, एक जाल में फंसा देता है। ओके, बताऊंगा अभी क्या होता है। और डेफिसिट फाइनेंसिंग जो है उससे इन्फ्लेशनरी स्पाइरल आ जाता है, इन्फ्लेशन आ जाता है। दोनों ही बुरे हैं, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट को कुछ करना पड़े तो गवर्नमेंट इनमें से क्या करेगी? तो गवर्नमेंट इनमें से बोरोइंग का रास्ता अपनाएगी, याद रखना। ठीक है, गवर्नमेंट बोरोइंग का रास्ता इसमें से अपनाएगी। ओके, यही लिखा हुआ है, देखो आगे मैंने एक बार पढ़ के देख लो सब लोग। Borrowings are considered a better source as they do not increase the money supply। क्योंकि बेटा ये मनी सप्लाई को नहीं बढ़ाते हैं, सर्कुलेटेड मनी ही होती है जो आपके पास आप लोन के तौर पे लेते हो, विच इज रिगार्डेड एज द मेन कॉज ऑफ इन्फ्लेशन। मनी सप्लाई नहीं बढ़ता भाई इससे, और नहीं बढ़ता, ये वही मनी सप्लाई है जिसकी वजह से क्या होता है? इन्फ्लेशन होता है। इसीलिए आप बोरोइंग को प्रेफर करते हो। ठीक है, ये मैंने तुम्हें बाद का टॉपिक पहले पढ़ा दिया। ये क्यों पढ़ाया? इसका रीजन है, रीजन ये है कि अब मैं जो तुम्हें इम्प्लीकेशंस पढ़ाऊंगा, वो इम्प्लीकेशंस में ये तुम दोनों चीजें ध्यान में रखना। ओके, ये दोनों चीजें, दोनों सॉल्यूशन हमें याद में रखने हैं। चलो वापस से बेटा पहले पेज पे आ जाते हैं, जो हमारा फर्स्ट पेज था। 1 सेकेंड,
ये हम लोग आ गए वापस पहले पेज पे। हम लोगों ने ये समझ लिया फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, ये ओवरऑल क्या है, डेफिसिट है गवर्नमेंट का, लेकिन हाँ इसमें बोरोइंग्स को इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। और उसके बाद मैंने तुम्हें ये बताया कि फिस्कल डेफिसिट को पूरा कहाँ से किया जाता है। पूरा किया जाता है नंबर 1 बोरोइंग, नंबर 2 डेफिसिट फाइनेंसिंग, लेकिन ज्यादा अच्छा तरीका क्या माना जाता है इसमें से, बोरोइंग्स को ज्यादा अच्छा तरीका माना जाता है। अब एक बात ध्यान रखना, अब एक बात ध्यान रखना, मैंने तुमको क्या बताया कि ये फिस्कल डेफिसिट पूरा कहां से होता है। तुम लोग बोलोगे सर दो तरीके से, लेकिन मैं बोलूंगा सिर्फ बोरोइंग। क्यों? क्योंकि मोस्टली यही यूज होता है, और हम अगर ये बोले कि सबसे ज्यादा यूज्ड और सबसे कॉमनली यूज तरीका बोरोइंग है तो कोई गलत नहीं है, और ओनली बोरोइंग तुम बोल सकते हो। तो बोरोइंग ही इसका आउटकम भी तो हो जाएगा बच्चों। जैसे इमेजिन करो आपके एक्सपेंडिचर है 120, ओके, और रिसीट है आपकी सिर्फ 80, तो मुझे ये बताओ फिस्कल डेफिसिट कितना आ रहा है, पहले तो कितना आ रहा है भाई, 40 का आ रहा है ना। फिस्कल डेफिसिट कितना आ रहा है, 40 आ रहा है। अब इसको पूरा कहां से करोगे, मैं कह रहा हूं दूसरा तरीका भूल जाओ, सिर्फ हम थ्योरेटिकल वे में पढ़ रहे हैं, डेफिसिट फाइनेंसिंग का ऑप्शन ही नहीं है, करोगे ही नहीं, आप कभी नहीं करोगे ना आज ना कल, ओके। आप तो कहां क्या करोगे, सिर्फ ओनली बोरोइंग। तो अगर मैं तुमसे बोलूं तो मुझे आंसर देना सोच के, क्या ऐसा कहना गलत होगा या नहीं होगा कि मैं ये बोल दूं कि फिस्कल डेफिसिट इक्वल्स टू बोरोइंग, क्या ऐसा कह सकते हैं हम लोग? नो सर। बाकी लोग भी जवाब दो, क्या ऐसा हम कह सकते हैं? Yes, sir. यस। नो सर। डेफिनेटली कह सकते हैं। क्यों? मैंने तुम्हें बताया दूसरा तरीका भूल जाओ, तो आपका जो फिस्कल डेफिसिट आने वाला है, मुझे बताओ तुम क्या करने वाले हो उसका। अरे बोरोइंग तो करने वाले हो उससे, तो जब आप उससे बोरोइंग करने वाले हो, अरे ये 40 करोड़ जो है ये फिस्कल डेफिसिट है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और ये 40 करोड़ ही तो आपका बोरोइंग भी है, क्योंकि इसको पूरे को आप पूरा करने का ट्राई करोगे 40 करोड़ को। तो बोरोइंग्स ही तो एक तरह से क्या हो गया, फिस्कल डेफिसिट हो गया। यही आगे जाके एक डिफिकल्टी आती है, और यही तुम्हें याद भी रखना है इस चैप्टर में। आगे कहीं भी अगर बोरोइंग्स वर्ड काम में आता है ना, तो तुम समझ जाओगे बोरोइंग का मतलब फिस्कल डेफिसिट होता है, ओके। और अगर फिस्कल डेफिसिट बोलता है तो उसका मतलब बोरोइंग होता है, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट ही बोरोइंग को रिप्रेजेंट करता है। आप जितना डेफिसिट होता है उतने की ही बोरोइंग करते हो, ये याद रखना। और इसी से एक टर्म और निकल के आती है, बोरोइंग्स को एक नाम हम और दे सकते हैं, एग्जाम में कभी पूछ ले तो हमें याद रखना है ना। बोरोइंग्स को आप एक नाम दे सकते हो जिसको कहते हैं ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट। क्या नाम दिया जा सकता है? ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट। और इस ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट में आपकी बोरोइंग्स आती है ना। जरा एक बार देखो, ध्यान से पढ़ना। फिस्कल डेफिसिट इज एस्टिमेशन ऑफ टोटल बोरोइंग्स बाय गवर्नमेंट। फिस्कल डेफिसिट जो है वो एस्टिमेशन है। किसका एस्टिमेशन है? बोरोइंग्स का एस्टिमेशन है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि फिस्कल डेफिसिट ही बोरोइंग्स है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं, ओके। क्योंकि अमाउंट दोनों का सेम ही होता है, क्योंकि आप दूसरा तरीका कभी लोगे नहीं, आपको पता है बोरोइंग्स ही करोगे। तो फिस्कल डेफिसिट ही एक तरह से कहा जाए तो बोरोइंग का एस्टिमेशन है। और इसको कभी कभी ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट भी कहा जाता है, लेकिन बच्चों ये ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट है ना, ये थोड़ी सी अलग टर्म है, ओके। ओनली बोरोइंग बोल दोगे ना, तो उस बोरोइंग्स में क्या आ जाता है, आपके अदर बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स और पब्लिक से लिया गया लोन, ये सब आ जाता है। लेकिन अगर ग्रॉस वर्ड लगा देते हो ना, तो इसमें आरबीआई वाला भी आ जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट एक ये नॉलेज के लिए टर्म मैं आपको बता रहा हूँ, कभी एग्जाम में आ जाए गलती से उठते पड़ते, तो हमें पता होना चाहिए कि ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट टर्म का मतलब क्या होता है। बोरोइंग्स फ्रॉम आरबीआई प्लस बोरोइंग्स फ्रॉम अब्रॉड प्लस नेट बोरोइंग्स एट होम, ओके। लेकिन अगर मैं तुमसे बोलूं कि हम बोरोइंग किसको बोलते हैं, सिर्फ इन दोनों को बोलते हैं, आरबीआई वाले को नहीं बोलेंगे, क्योंकि आरबीआई वाला जो है ना, वो आपके किस में आ जाता है, डेफिसिट फाइनेंसिंग में आ जाता है, सेकंड वाले तरीके में आ जाता है, ठीक है। तो हम जिसको बोरोइंग कहते हैं वो होता है बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड और नेट बोरोइंग एट होम, ओके। लेकिन अगर ग्रॉस वर्ड आ जाता है तो ग्रॉस में आपको क्या इंक्लूड कर देना है, बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई भी इंक्लूड कर देना है। ये तीनों तरह के जो उधार है ना, इनको मिला के हम कहते हैं ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट, ठीक है। या फिर ग्रॉस बोरोइंग भी इनको कहा जा सकता है। क्या ये वाली बात सबको समझ में आ गई जो मैंने बताई? यस और नो?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नहीं आया सर। क्या नहीं आया बेटा बताओ? थर्ड पॉइंट फिस्कल बेटा थर्ड पॉइंट कुछ नहीं है, मेरे को बता कि इस फॉर्मूले का आउटकम क्या है? फिस्कल डेफिसिट है ना, इस फॉर्मूले का आउटकम क्या है? फिस्कल डेफिसिट। अब ये जो फिस्कल डेफिसिट है तू कहां से पूरा करेगा इसको? दो तरीके हैं, उन दोनों में से कौन सा वाला लेगा? बोरोइंग या डेफिसिट फाइनेंसिंग? बताओ कौन सा लेगा केशव? पर तो इसके अंदर एक्सपेंडिचर भी तो कम करके अपन कंट्रोल कर सकते हैं ना। बेटा वो तो ऑप्शन है हमेशा से। अच्छा तुम उस पे मत जाओ, देखो वो चीज हम पढ़ चुके हैं रेवेन्यू डेफिसिट में। आप खर्चे कंट्रोल कर लो, इनकम बढ़ा लो, वो ऑप्शन हमेशा है। लेकिन क्या इमीडिएटली आप इसको कर सकते हो? क्या क्या इमीडिएटली कर सकते हो? तुमने आज बजट बनाया, मान लो कि आने वाले साल में हम ये करेंगे, तो क्या आप इमीडिएटली उसको कर सकते हो? और क्या आप उसके भरोसे बैठ सकते हो क्या कि आने वाले साल में हम खर्चे कम करेंगे या फिर इनकम बढ़ा देंगे? क्या आप इस भरोसे फिस्कल डेफिसिट को फिस्कल डेफिसिट रहने दोगे, छोड़ दोगे? नहीं छोड़ सकते हम लोग, याद रखना। तो इसका इमीडिएट जो सॉल्यूशन होता है वो बोरोइंग्स का ही होता है। आप पैसे लेके रख लो, उसके बाद हाँ आप जो करना चाहो कर सकते हो, है ना। आप खर्चों को कंट्रोल करो ना, अच्छी बात है, करना ही चाहिए। आप अपने रेवेन्यू डेफिसिट को कम करो पहले, खर्चों को कंट्रोल करके, है ना। कैपिटल वाले तो कम नहीं हो सकते, वो तो डेवलपमेंटल एक्सपेंसेस है, वो तो आप करोगे ही करोगे। आप अपने रेवेन्यू एक्सपेंसेस को कम करो, आप अपनी रेवेन्यू को इंक्रीज करो, है ना, अपनी इनकम बढ़ाओ, टैक्स बढ़ाओ, वो सब आप करो। लेकिन अभी आपको सिक्योर होने के लिए लोन तो लेना ही पड़ेगा ना बेटा। तो ये जितना फिस्कल डेफिसिट होता है उतने के बराबर बोरोइंग कर ली जाती है। ओके, एग्जैक्टली इतने के बराबर बोरोइंग कर ली जाती है। इसीलिए इस चैप्टर में आगे जहां भी बोरोइंग वर्ड आता है ना, वहीं हम समझ लेते हैं कि ये फिस्कल डेफिसिट की बात हो रही है। क्योंकि बोरोइंग ही एक तरह से क्या है, जितनी बोरोइंग की गई है वही फिस्कल डेफिसिट है। क्योंकि उधार उतना ही लिया गया होगा, ऐसा माना जाता है, उधार उतना ही लिया गया होगा जितना फिस्कल डेफिसिट हुआ। तो अगर मैं तुमको बोल के दे दूं बोरोइंग इक्वल्स टू 40 करोड़, तो तुम समझ जाओ ना यार कि मैंने उधार क्यों लिया 40 करोड़ का। इसलिए लिया होगा क्योंकि मुझे इतने का फिस्कल डेफिसिट हुआ है, ऑब्वियसली। बात समझ में आई केशव? यस और नो? यस सर। ठीक है। सॉल्यूशन बाकी के होते हैं लेकिन वो इंटरमीडिएट इफेक्ट नहीं देते बेटा, इमीडिएट इफेक्ट नहीं देते, सॉरी। ठीक है। और ये टर्म याद रखना, कभी अगर पूछ ले एग्जाम में कि ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, तो ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट में आपके सारे उधार आ जाते हैं, सब लोन वोन आ जाते हैं, लेकिन आरबीआई वाला भी आ जाता है इसमें, ये याद रखना। ओके, चलो अब बेटा हम आ जाते हैं काम के टॉपिक पे, वो है इम्प्लीकेशंस ऑफ फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट के इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं? ओके, सबसे पहला इम्प्लीकेशन फिस्कल डेफिसिट का है डेट ट्रैप। अगर फिस्कल डेफिसिट हो रहा है तो ये पक्की बात है आप बोरोइंग्स करोगे, और जब आप बोरोइंग्स करोगे तो आप एक जाल में फंस जाओगे। कौन सा जाल? मैंने बताया था पहले भी कि जब भी आपको क्या हो गया, फिस्कल डेफिसिट हो गया, तो मैंने क्या बोला, इसी के इक्वल आप क्या कर लेते हो, बोरो कर लेते हो। बेटा जब भी आप बोरो करते हो ना, तो इससे टू लाइबिलिटीज क्रिएट होती है आपकी। कौन कौन सी? एक तो होती है बेटा प्रिंसिपल अमाउंट की, जो प्रिंसिपल अमाउंट का आपने लोन लिया है, जैसे 40 करोड़ का आपने लोन लिया मान लो, तो ये जो 40 करोड़ है वो तो आपको पे करना ही करना है, साथ में आपकी एक लाइबिलिटी और क्रिएट हुई है। कौन सी वाली, कोई बताएगा मेरे को? क्या पे करना है इसके अलावा? इंटरेस्ट। वेरी गुड, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट की लाइबिलिटी भी साथ में हमारी क्रिएट हो जाती है। तो देखो पता है नुकसान क्या है? अब तुमने क्या किया, 40 करोड़ का लोन लिया, अब ये तो पे करोगे जब करोगे, लेकिन अगली बार से तुम्हें क्या करना होगा, अगली बार से तुम्हें इंटरेस्ट पे करना होगा। मतलब जब भी आपकी ईएमआई वगैरह स्टार्ट होगी, आपको क्या पे करना होगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। जब आप इंटरेस्ट पे करते हो तो बेटा इंटरेस्ट आपका किस में आ जाता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, तो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है। इंटरेस्ट पे करने का मतलब क्या है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपका इंक्रीज हो गया। पहले आपको इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ता था, अब आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है क्योंकि आपने लोन ले लिया। 40 करोड़ तो पे करोगे ही करोगे, उसके अलावा अभी इंटरेस्ट पे करने से क्या हो रहा है कि आपके जो डे टू डे एक्सपेंसेस करने के लिए जो पैसा था वो भी अब कम हो जाएगा, इंटरेस्ट पे कर रहे हो आप उससे। तो आपके पास जो अवेलेबल फंड्स हैं उसको भी आप क्या कर रहे हो, नुकसान में ला रहे हो। अब मुझे जरा तुम लोग जवाब देना, जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो इससे क्या हो जाएगा बेटा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ने से रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ जाएगा, जो हम पढ़ के आए। और रेवेन्यू डेफिसिट का भी सॉल्यूशन क्या था, किसी को याद है? रेवेन्यू डेफिसिट को भी पूरा कहां से करते हैं बेटा, बोरोइंग से ही करते हैं। तो जब आप रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ जाएगा, उसको वापस पूरा करने जाओगे, फिर से नया लोन ले लोगे।
ओके, अब वो जो नया लोन लिया उस पे वापस से प्रिंसिपल अमाउंट पे करना है और इंटरेस्ट भी पे करना है, तो फिर उस इंटरेस्ट को पे करोगे, वापस से रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ जाएगा, फिर अगले साल वापस लोन ले लोगे। तो ये एक ट्रैप है जिसमें आप फंस जाते हो, एक इकोनॉमी फंस जाती है। ओके, और ये एक ऐसा जाल है कि आप प्रिंसिपल भी पे करते हो, इंटरेस्ट पे करते हो, लेकिन उस इंटरेस्ट के असर से रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ने की वजह से आप वापस लोन ले लेते हो। ओके, क्योंकि आपके डेली खर्चे नहीं चल पा रहे। बेटा ये देखो, हमें सुनने में बहुत हल्का फुल्का लगता होगा, लेकिन इंटरेस्ट एक बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। बहुत ज्यादा क्वांटिटी में इंटरेस्ट पे करना पड़ता है गवर्नमेंट को, और वो सीधा अफेक्ट किसको करता है? डे टू डे एक्सपेंसेस को। जो गवर्नमेंट के पास जो फंड्स होते हैं ना, वो खाली हो जाते हैं उससे, तो गवर्नमेंट फिर क्या करती है? वापस उधार ले लेती है, फिर उस उधार का भी इंटरेस्ट पे करो। ऐसे ये उधार पे उधार, उधार पे उधार, उधार पे उधार, ये चलता ही रहता है ना। तो इसको कहते हैं डेट ट्रैप। ओके, एक बार पढ़ लेते हैं क्या मतलब होता है इसका। सभी लोग ध्यान से पढ़ना। फिस्कल डेफिसिट इंडिकेट्स द टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट। बिल्कुल, इस कोई गलत बात है ही नहीं। फिस्कल डेफिसिट क्या बताता है? जितना भी फिस्कल डेफिसिट आया वो आपको ये बताएगा कि गवर्नमेंट इतने का लोन लेने वाली है। ठीक है, लोन ले लेगी गवर्नमेंट। आगे पढ़ो। बोरो नॉट ओनली इन्वॉल्व रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट। बेटा जो बोरोइंग होती है वो ना सिर्फ उसमें आपको प्रिंसिपल अमाउंट पे करना पड़ता है, बट ऑल्सो रिक्वायर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट पेमेंट्स इंक्रीज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर which leads to revenue deficit. It creates a vicious circle of fiscal deficit and revenue deficit. क्योंकि बेटा तुम्हें पता होना चाहिए रेवेन्यू डेफिसिट भी कहां से पूरा करोगे? बोरोइंग से। ओके, अब आपने वापस लोन ले लिया, वेयर इन गवर्नमेंट टेक्स मोर लोन्स टू रीपे द अर्लियर लोन। ओके, जहां पे गवर्नमेंट क्या करेगी कि आपका रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ते ही आपको नया लोन लेना पड़ेगा, क्योंकि आपका पुराना एक लोन चल रहा है जिसका इंटरेस्ट आप पे नहीं कर पा रहे हो, तो आप एक नया लोन ले लोगे। ओके, और फिर जब उस नए लोन का इंटरेस्ट पे नहीं कर पाओगे तो आप तीसरा लोन ले लोगे, जब तीसरे वाले का भी इंटरेस्ट पे नहीं कर पाओगे चौथा लोन ले लोगे। तो ये एक ट्रैप है जिसमें आप फंस जाते हो। ओके, एज अ रिजल्ट कंट्री इज कॉट इन डेट ट्रैप। आपका देश फंस जाता है उधार के जाल में, एक कर्ज का जाल है जिसमें आप फंस जाते हो। ओके, क्या ये मेरी बात सबको समझ में आई? पहला पॉइंट सबको क्लियर है? यस और नो? यस सर। ठीक है, ये कहलाता है बेटा डेट ट्रैप। बाकी बच्चे जवाब दो जल्दी, फास्ट। आगे बढ़ रहा हूं फिर मैं। Yes, Yes, sir. sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो फर्स्ट इंप्लीकेशन इज डेट ट्रैप। अगर फिस्कल डेफिसिट हो गया तो पक्की बात है आप डेट ट्रैप में फंसोगे। दूसरा, इन्फ्लेशन। देखो, ये थोड़ा सा दूर का सोचना पड़ेगा तुम्हें। अगर गवर्नमेंट कहीं दूसरा वाला तरीका आजमाए, दूसरा तरीका याद है किसी को? कौन सा था? डेफिसिट फाइनेंसिंग। अगर गवर्नमेंट क्या करती है? डेफिसिट फाइनेंसिंग करती है, तो बेटा एक इंप्लीकेशन ये भी हो सकता है कि अगर इनकेस आप सेकंड वाला ऑप्शन आजमाते हो, जिससे आप किससे बोरो करते हो? आरबीआई से। और आरबीआई कैसे आपको पैसा देगी? सेकंड लाइन पढ़ो। आरबीआई प्रिंट्स न्यू करेंसी टू मीट द डेफिसिट रिक्वायरमेंट्स। लेकिन बेटा इससे पता है क्या हो जाएगा? इट इंक्रीजेस द मनी सप्लाई इन इकोनॉमी। इससे बेटा इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, which leads to increase in general price level, जिससे प्राइस लेवल बढ़ जाएगा और जिससे क्या जाएगा? इन्फ्लेशनरी प्रेशर, मतलब आपकी कंट्री चली जाएगी इन्फ्लेशन में। ओके, सर करेंसी वैल्यू तो डाउन हो जाएगी ना? क्या हो जाएगी बेटा? करेंसी वैल्यू डाउन? नहीं नहीं, करेंसी वैल्यू डाउन नहीं होगी, क्योंकि देखो करेंसी वैल्यू डाउन तब होती है जब आप बिना कुछ अगेंस्ट में रखे हुए आप करेंसी क्या करते हो? सर्कुलेट करते हो या नहीं छापते हो। आप तो बदले में इसके गोल्ड वगैरह रखते हो ना, तो वैल्यू अचानक से कम ज्यादा नहीं होती है मनी की, है ना। वैल्यू डिसाइड कैसे होती है? गोल्ड जितना रखा आपने, फॉरेन करेंसी जितनी रखी है आपने, उससे वैल्यू ऑफ करेंसी डिसाइड होती है। इसका चैप्टर है पूरा, चिंता मत करो, पूरा का पूरा चैप्टर है जो हम पढ़ेंगे फॉरेन एक्सचेंज वाला, है ना, वहां पे समझ में आएगा। ये दो इंप्लीकेशन हो गए बेटा इसके। तीसरा इंप्लीकेशन है फॉरेन डिपेंडेंस। ऑब्वियसली ज्यादातर गवर्नमेंट कौन सा रास्ता अपनाती है? मैंने तुम्हें बताया पहला वाला, बोरोइंग्स वाला। बोरोइंग ज्यादातर कहां से लिया जाता है? अगर आपके कमर्शियल बैंक्स एबल नहीं है या पब्लिक से पैसा ज्यादा आप नहीं लेना चाहते हो, तो आप सबसे ज्यादा जो कॉमनली यूज्ड मेथड है वो है कि आप फॉरेन ऑर्गेनाइजेशंस या फॉरेन गवर्नमेंट से लोन लेते हो। ओके, और बेटा इससे हमारा क्या हो जाता है? फॉरेन डिपेंडेंस हो जाता है। ठीक है, पढ़ो। गवर्नमेंट ऑल्सो बोरोज फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विच रेजेस इट्स डिपेंडेंस ऑन अदर कंट्रीज।
इससे बेटा हमारा डिपेंडेंस बढ़ जाता है दूसरी कंट्रीज पे, ठीक है। तो ये तीसरा इंप्लीकेशन आपका है कि अगर फिस्कल डेफिसिट होता है तो ये पक्की बात है कि आपका फॉरेन डिपेंडेंस बढ़ेगा, ठीक है। फोर्थ, विशियस सर्कल ऑफ हाई फिस्कल डेफिसिट एंड लो जीडीपी ग्रोथ। अब ये भी एक सर्कल है, कैसे? देखो, अगर फिस्कल डेफिसिट ज्यादा होता है तो ये पक्की बात है कि इससे जीडीपी ग्रोथ आपकी कम हो जाएगी, और जब जीडीपी ग्रोथ कम होती है तो इसी के असर से तुम्हारा फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाएगा। एक सर्कल है ये कि हाई फिस्कल डेफिसिट जो है वो किसको बढ़ावा देता है? लो जीडीपी ग्रोथ। और जब लो जीडीपी ग्रोथ होता है तो उससे वापस से क्या हो जाता है? हाई फिस्कल डेफिसिट हो जाता है, ठीक है। एक बार पढ़ के देख लेते हैं इसको। अब वैसे ये पॉइंट मैं तुम्हें समझा दूं अभी इन डिटेल जाके, लेकिन बेटा ये ज्यादा बेटर रहेगा जब हम एग्रीगेट डिमांड पढ़ेंगे, वहां की ये टर्म है और वहीं समझाने लायक चीज है, ओके। तो वहां पे मैं आपको समझाऊंगा। फिर भी अगर तुम्हें समझना ही है तो मैं तुम्हें बता देता हूं कि भाई फिस्कल डेफिसिट बढ़ने से जीडीपी कम क्यों होता है। देखो, जीडीपी कम इसलिए होता है क्योंकि जब भी फिस्कल डेफिसिट बढ़ता है तो गवर्नमेंट के मन में देखो डर आता है, और गवर्नमेंट आगे फ्यूचर में क्या ट्राई करती है कि यार अपनी इनकम बढ़ाई जाए। गवर्नमेंट क्या ट्राई करती है? इनकम इंक्रीज की जाए ताकि आगे से ये प्रॉब्लम्स ना हो। और बेटा इनकम के नाम पे गवर्नमेंट के पास क्या आता है? सबसे बड़ा सोर्स क्या है? टैक्स। तो गवर्नमेंट क्या इंक्रीज करना चाहती है? टैक्स। अब जरा सोचो कि गवर्नमेंट ने फ्यूचर में एक पॉलिसी बना दी, टैक्स इंक्रीज करेंगे, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट टैक्स इंक्रीज करेगी, मुझे बताओ जेब खाली किसकी होगी? आंसर दो। सर पब्लिक। पब्लिक। बिल्कुल सही, पब्लिक की जेब खाली होगी। और बेटा जब पब्लिक की जेब खाली होगी तो पब्लिक की जो डिस्पोजेबल इनकम है वो कम हो जाएगी, मतलब जो पब्लिक खर्च कर सकती है वो मनी कम हो जाएगी, और इससे बेटा आपकी एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी। अभी एग्रीगेट डिमांड क्या होती है? ये पूरी इकोनॉमी की जो डिमांड है उसको एग्रीगेट डिमांड कहते हैं हम लोग, है ना। चैप्टर पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। इससे आपकी पूरी एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी इकोनॉमी की। और जब एग्रीगेट डिमांड कम होती है बेटा, जब डिमांड कम होती है मार्केट में, तो क्या मार्केट में इन्वेस्टमेंट आता है? नहीं, मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं आता। और जब मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा तो इन्वेस्टमेंट नहीं आने की वजह से आपके वापस से फिस्कल डेफिसिट इंक्रीज हो जाएगा, ओके। ये याद, सॉरी, जीडीपी ग्रोथ कम हो जाएगी, है ना। जीडीपी ग्रोथ कम हो जाएगी क्योंकि जब इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, इंडस्ट्रीज नहीं खुलेगी, प्रोडक्शन कम होगा, और प्रोडक्शन कम होने से जीडीपी कम हो जाएगा ऑब्वियसली, है ना। तो फिस्कल डेफिसिट ज्यादा होने की वजह से जीडीपी ग्रोथ कम हो जाती है, और जीडीपी ग्रोथ कम होने की वजह से फिस्कल डेफिसिट वापस बढ़ जाता है। ये एक साइकिल है जिसमें आप फंस जाते हो, ओके। याद रखना, अभी के लिए सिर्फ इसको लर्न करो, ज्यादा समझने का ट्राई ना करें, क्योंकि ये मैं समझाऊंगा तुम्हें जब हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 3, ओके, जहां पे हम चैप्टर पढ़ेंगे एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, ओके। चलो तो एक बार पढ़ लो फटाफट जल्दी से, क्या लिखा है। कॉन्स्टेंटली हाई फिस्कल डेफिसिट लीड्स टू अ सिचुएशन वेयर, बेटा एक ऐसी सिचुएशन पे ले जाता है फिस्कल डेफिसिट हमें जहां पे जीडीपी ग्रोथ रिमेन्स लो बिकॉज ऑफ हाई फिस्कल डेफिसिट, एंड फिस्कल डेफिसिट रिमेन्स हाई बिकॉज ऑफ लो जीडीपी ग्रोथ, ओके। दोनों एक दूसरे को बढ़ावा देते रहते हैं। ज्यादा फिस्कल डेफिसिट जीडीपी कम करता है, और जब जीडीपी कम होता है तो वापस से फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाता है, ठीक है। लेकिन ये कब होता है बच्चों? ये वर्ड याद रखना, जब लगातार फिस्कल डेफिसिट में आप रहते हो तब, ओके। जब आप कंटिन्यूअसली कई सालों तक आप ज्यादा फिस्कल डेफिसिट में हो, हाई फिस्कल डेफिसिट में, तो ये सिचुएशन क्रिएट होती है कि आप एक साइकिल में फंस जाते हो जिसमें ज्यादा फिस्कल डेफिसिट होने से जीडीपी ग्रोथ कम हो जाती है, और जीडीपी ग्रोथ कम होने से वापस से फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाता है, ठीक है। तो बच्चों ये 4 इंप्लीकेशन हो गए। इसके बाद हमारा लास्ट इंप्लीकेशन बच रहा है, ये इसके लिए मैं 5 मिनट और लूंगा, ओके, और इसकी रिकॉर्डिंग भी नहीं करूंगा मैं, इसीलिए सभी लोग आ जाओ, रीज्वाइन कर लें, इसमें सबकी भलाई है, फटाफट से जाओ और वापस आ जाओ, ठीक है। कोई भी गायब नहीं होना चाहिए।